हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हैं? एक बात हमेशा याद रखना है कि जब मैं प्रश्न को डिस्कस करता हूं कि इसका आंसर कैसे चलेगा, तो उसे आप सब लोग नोट करोगे। आप फिर उसका आंसर दोबारा लिखना है और उसकी फाइल तैयार करनी है। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को। कारण यह है कि पॉलिटी को डिस्कस करते समय मेरी कोशिश होगी कि जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वो सारा प्रश्न मैं डिस्कस कर दूं। मेरी कोशिश होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने उन प्रश्नों का आंसर लिख लिया तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे 19 का 1 का 6, जिसमें मुद्दा उठा था व्यापार कारोबार का अधिकार, आजीविका का अधिकार। 19 के 1 के 6 में संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कारोबार, व्यापार या आजीविका का अधिकार उपलब्ध है। यह मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति व्यापार कर सकता है हमेशा, लेकिन संविधान यह कहता है किसके तहत जो व्यापार करने का अधिकार है, हमेशा ये जो व्यापार करने का अधिकार है, इसमें व्यापार को बंद करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ ये, आप जब चाहे व्यापार को बंद कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। सरकार आपके व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सरकार जाति, धर्म, लैंगिक और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अब एक प्रश्न, ये जो व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है, तो एक प्रश्न ये उठा, जो फेरी वाले होते हैं, ये सड़क के किनारे फेरी लगाते हैं और वही उनका व्यापार है। तो क्या फेरी वालों को सड़क के किनारे फेरी लगाने का अधिकार है या फिर नहीं है? सरकार ने क्या किया था, सड़क के किनारे जो फेरी लगाते हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सड़क के किनारे फेरी लगाना एक मौलिक अधिकार है। हमेशा इसका मतलब यह है, यदि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है तो अनुच्छेद 1 के 6 का उल्लंघन माना जाएगा। एक बात सरकार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त यह थी, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर और न्यायपालिका के आसपास फेरी नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि फेरी लगाने का अधिकार जो मिला हुआ है मौलिक अधिकार के रूप में, यह एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी एक सीमा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, पूरी बात ध्यान देना। हम दूसरी चीज बात करें कि एक व्यक्ति मांस का व्यापार करता है। ध्यान देना इस बात को। मांस का व्यापार,
अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के तहत मांस के व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है, तो प्रश्न ये उठा कि क्या मांस के व्यापार को प्रतिबंधित करना, उस पर प्रतिबंध लगाना 19 के 1 के 6 का उल्लंघन है या फिर नहीं है। याद रखना, ऋषिकेश उत्तराखंड में एक प्लेस है, धार्मिक प्लेस है ऋषिकेश में सरकार ने मांस के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया मांस के व्यापार पर। हमेशा ध्यान देना इस बात को। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है, क्योंकि मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से जो व्यापार और आजीविका का अधिकार है वो छीन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष धार्मिक प्लेस पर मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ स्थान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वहां मांस के व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोर्ट का यह डिसीजन था, यह निर्णय था, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा वो आने वाले जो पर्यटक हैं वो शाकाहारी हैं। हो सकता है मांस के व्यापार को चलाने से पर्यटकों का आगमन कम हो जाए। इससे कोर्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक नहीं है। तो प्रश्न ये उठा, जब आजीविका की बात की गई, व्यापार की बात की गई, तो कुछ लोग जादूगर हैं, ये इनकी आजीविका है। कुछ लोग गायन करते हैं, ये इनकी आजीविका है। हमेशा कुछ लोग नृत्य करते हैं। आजीविका की बात करें, जादू दिखाना, नृत्य दिखाना, या सिंगिंग की बात करें, कुछ लोगों की आजीविका का साधन यही है। अब सोचो, यदि सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देती है, नृत्य पर प्रतिबंध लगा देती है, नृत्य पर, तब तो अनुच्छेद 1 के 6 का उल्लंघन हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब सोचो, तो क्या इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? संविधान क्या कहता है? ये सब के सब आजीविका का अधिकार है और अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन 19 के खंड 6 में युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। प्रतिबंध की बात, ये सारे अधिकार हैं पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखो, तब प्रश्न ये उठा, इसके तहत जो अधिकार मिला हुआ है क्या एब्सोल्यूट है? संविधान कहता है नहीं, वो आत्यांतिक नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, युक्त प्रतिबंध। अब संविधान क्या कहता है? विशेष व्यापार के लिए विशेष योग्यता का निर्धारण कर दिया। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए सीटेट, यूनिवर्सिटी में यूजीसी नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। एलएलबी के लिए सोचो, वकालत करने के लिए एलएलबी, और ये काम सरकार कर सकती है। योग्यता का निर्धारण सरकार कर सकती है। इसे यह कहा गया था, यह अधिकार तो मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के तहत अधिकार है, किंतु यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। यह 19 के 1 का 6, इसको लिखो आप लोग लिखिए, इसे लिखिए। अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 1 के 6 के तहत सभी नागरिकों को व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार है। किंतु व्यापार के बारे में व्यापार को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। परंतु व्यापार को बंद करने का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। सार्वजनिक हित के लिए इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पैरा चेंज करो आप। आजीविका के तहत फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। क्योंकि सड़क का प्रयोग केवल चलने के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रयोजन अर्थात उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। परंतु प्रत्येक सड़क पर
ऐसा नहीं किया जा सकता है। यदि सड़क की चौड़ाई कम है, सड़क की चौड़ाई कम है, तो फेरी वालों को व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अस्पताल के नजदीक या सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में फेरी वालों को व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पैरा चेंज करो आप। प्रश्न यह उठता है कि धार्मिक स्थलों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि धार्मिक स्थलों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि के आलोक में देखा जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर
शाकाहारी पर्यटक बड़े पैमाने पर आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं। जिससे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। इसलिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के धार्मिक विश्वास का सम्मान करना चाहिए। पैरा चेंज करो आप। नृत्य, नृत्य, गायन, जादूगिरी दिखाना आजीविका का एक साधन है। इसलिए यह भी मौलिक अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के तहत मिले अधिकार आत्यांतिक नहीं है। अनुच्छेद 19 के खंड 6 के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए सरकार किसी भी तरह के कारोबार को शुरू करने के लिए योग्यता का
निर्धारण करती है। जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट, वकालत के लिए एलएलबी, तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए यूजीसी द्वारा मानक का निर्धारण करना मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। सरकार किसी कारोबार से किसी को बाहर कर सकती है, तथा उस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु किसी को कारोबार से बाहर करते समय जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तथा प्रतिबंध ऐसा न हो कि जिससे मौलिक अधिकार सीमित हो जाए। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, प्रश्न कैसे पूछेगा, हमेशा ध्यान दो। प्रश्न कैसे पूछेगा? अनुच्छेद 19 के 1(6) में वृत्ति व्यापार का अधिकार के अधिकार का उल्लेख है। इन्वर्टेड कामा
इस कथन के आलोक में सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का परीक्षण करें। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। प्रश्न क्या है? 19(1)(6) में वृत्ति व्यापार के अधिकार का उल्लेख है। अब एक चीज सोचो आप, यह स्टेटमेंट है, इस कथन के आलोक में सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का परीक्षण करें। करना क्या आपको? इसके तक जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसके आलोक में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का परीक्षण करना आपको, कि क्या मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना उचित है या फिर नहीं है। एक चीज ध्यान देना इस बात को। अब दो प्रश्न उठा। जब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का परीक्षण करेंगे तो फर्स्ट पैरा में हमारा क्या आएगा? अनुच्छेद 19(1)(6) में हम प्रावधान की बात करेंगे। और ध्यान देना इस बात को, प्रावधान क्या है? हम ये बातें करेंगे कि व्यापार करने का अधिकार है और व्यापार को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। इतनी बातें, ये बात हार्डली 20 शब्द, मतलब मेरा फर्स्ट पैरा 20 शब्दों में समाप्त हो जाना चाहिए। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे। सेकेंड पैरे में इसका उल्लेख करेंगे। आप ध्यान देना इस बात को। चीज कंप्यूटर बंद हो गया, दीपक बुलाओ। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। इस कथन के आलोक में सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का परीक्षण करना है। अब एक चीज सोचो जरा। हाँ, जब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की बात करेंगे तो एक प्रश्न, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम मांस की बिक्री पर हम प्रतिबंध की बात करें, सेकेंड पैरा में कैसे चलेगा हमारा आंसर? प्रश्न को हमेशा याद रखना है। सेकेंड पैरा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की जब बात करेंगे तो दो नजरिया हमेशा, कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध 19(1)(6) का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि मांस की बिक्री आजीविका का साधन है। इतनी बातें करनी है, लेकिन हम सेकेंड पैरे पे कहेंगे किंतु हमेशा ध्यान दें इस बात को। किसी विशेष महत्वपूर्ण प्लेस पर, किसी विशेष महत्वपूर्ण स्थान पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को संवैधानिक माना जा सकता है, क्योंकि हम क्यों की बात करेंगे। अब सोचो जरा, ध्यान से सुने इस बात को।
पूरी बात ध्यान देने इस बात को, किसी विशेष महत्वपूर्ण स्थान पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को संवैधानिक माना जा सकता है, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, किसी, याद रखना, विशेष महत्वपूर्ण स्थान की बात की गई है। किसी विशेष महत्वपूर्ण स्थान पर हमेशा माना जा सकता। क्यों माना जा सकता? यहां दो बातें करनी है। तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख कर देंगे यहां पर। ये सारी बातें करने के बाद हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में ये कहेंगे, अनुच्छेद 19 के खंड 6 में युक्त प्रतिबंध की वकालत की गई है। हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। पर ध्यान दो, यहां कोर्ट का जो डिसीजन है उसका उल्लेख हम अवश्य करेंगे। कोर्ट का क्या डिसीजन? मान लीजिए अगला प्रश्न ये पूछा जाए, अगला प्रश्न ये पूछा जाए किसी भी रूप में, जैसे यदि प्रश्न ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐप पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए वो ये दो जगह दिख रहा है, अलग तरीके से दिखा रहा है। अब ध्यान देना इस बात को। अच्छा, अब ध्यान देना इस बात को। अगला प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के तहत। पूरी बात ध्यान देना इस बात को कि अनुच्छेद 19 के 1 के 6, याद रखना, अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में वृत्ति, व्यापार एवं आजीविका के अधिकार का उल्लेख है। अब देखो, ये सारी चीजें अधिकार का उल्लेख है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में उल्लिखित व्यापार की वर्गीकरण की आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। पूरी बात ध्यान देना, या उल्लिखित व्यापार की वर्गीकरण या कुछ भी पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान दो, व्यापार के विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता है, कुछ भी। अब इस प्रश्न को देखो, 19 के 1 के 6 में वृत्ति, व्यापार एवं आजीविका के अधिकार का उल्लेख है। मतलब जो चीज आप रटे हुए हैं वो प्रश्न में ही दे देगा। अब प्रश्न ये पूछेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 6 में उल्लिखित व्यापार के वर्गीकरण की आवश्यकता है, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है? हो सकता प्रश्न ये पूछा जाए, कोडिफिकेशन की आवश्यकता है, संहिताकरण की आवश्यकता है, कोडिफिकेशन की आवश्यकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब प्रश्न ये पूछा गया तो आंसर कैसे चलेगा? ध्यान से सुने इस बात को। फर्स्ट पैरे में क्या करना है,
ये जो आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट पैरे में 19 के 1 के 6 में अधिकार का उल्लेख। अच्छा, जब उल्लेख की बात करेंगे आप, 6 में अधिकार का उल्लेख है, तो उल्लेख की जब बात करेंगे तो बातें ये बतानी है, कारोबार करने के अधिकार के साथ कारोबार को बंद करने का भी अधिकार है, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार इसे नियंत्रित कर सकती है। जितनी बातें हम लिख चुके हैं फर्स्ट पैरा में, ये सारी बातें इस फर्स्ट पैरे में आ जाएगी। अब सेकेंड पैरा में आएगा कि 19 के 1 के 6 में उल्लिखित व्यापार के वर्गीकरण की आवश्यकता है। सिंपल चीज है या फिर नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, क्या शब्द है, क्या शब्द। और जब प्रश्न ये पूछा जा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में उल्लिखित व्यापार के वर्गीकरण की आवश्यकता है? क्या आप सहमत हैं? यही प्रश्न है। आज जब क्या की बात करेंगे तो दोनों पक्ष आएगा, दोनों पक्ष। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं आपसे, हमेशा ध्यान देने इस बात को। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 105 में ये बातें की गई हैं, क्या इसके कोडिफिकेशन की आवश्यकता है? हमेशा जान दो। अब डिबेट देखो जरा, उल्लेख है या फिर नहीं है। सेकेंड पैरा में जब आएंगे तो मैं इसे मिटा देता हूं। प्रश्न को ध्यान में रखना है। प्रश्न को हम जब सेकेंड पैरा में आएंगे, सेकेंड पैरा, तो दो बातें करेंगे। एक वर्ग का मानना है, एक वर्ग का मानना है कि वर्गीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि क्यों आवश्यकता है? नंबर 1, हमेशा ध्यान इस बात को, मौलिक अधिकारों का स्पष्टीकरण तथा नागरिकों को यह स्पष्ट हो कि किस तरह के व्यापार का अधिकार है। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, सरकार भी व्यापार पर मनमाना, सरकार द्वारा व्यापार पर मनमाना नियंत्रण न लग सके। यह हमारा सेकेंड पैरा। ध्यान देने इस बात को। इसका मतलब क्या चीज है? अनुच्छेद 19 के 1 की ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह के अधिकार करने की अनुमति है और किस तरह का व्यापार नहीं किया जा सकता। ये बताओ किन किन प्लेसों पर मांस का व्यापार करना सही है और कहां कहां मांस का व्यापार करना गलत है। और व्यापार में कौन सा व्यापार, किस तरह का व्यापार। जैसे मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह बताया कि जहां सड़कों की चौड़ाई कम है और जो अति महत्वपूर्ण प्लेस है, वहां फेरी वालों को व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जैसे न्यायपालिका, संसद भवन के कैंपस में फेरी वालों को व्यापार करने की अनुमति नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई प्लेस है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर भी ठेला नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। ताकि इन चीजों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में
प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यापार करे या अधिकारों का उपभोग करे। तो हमेशा ध्यान दो, कुछ लोगों ने कहा कि 19 के 1 के 6 में कौन कौन सा व्यापार करने की अनुमति ये बता दो, इसका वर्गीकरण होना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि मौलिक अधिकार क्लियर होंगे और आम जनता को यह पता चलेगा कि अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में किस तरह के व्यापार करने की अनुमति दी गई है। नंबर 2, सरकार व्यापार पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। लेकिन हम थर्ड पैरे में आएंगे, किंतु हर में कुछ लोग, कुछ विचारक वर्गीकरण का विरोध करते हैं। वर्गीकरण का विरोध क्यों करते हैं कुछ विचारक? हमेशा ध्यान दो, रीजन क्या है आपका, क्या कारण है? कुछ का मानना है कि क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उनका तर्क क्या है? हमेशा ध्यान देना इस बात को, वो क्या कहते हैं ये देखो, उनके विचार क्या हैं। ध्यान देना इस बात को, तर्क क्या है? समय के अनुरूप हमेशा व्यापार के नए नए रूप उभरते चले जाएंगे और तब व्यापारों का एक ही समय में वर्गीकरण करना अत्यंत कठिन है। जैसे कोरोना के कारण व्यापार का नया स्वरूप उभर गया, मास्क, सैनिटाइजर। अब तो लोग ये घूम कर रहे हैं कि आपके घर को मैं सैनिटाइज करूंगा, इतना चाहिए। आपने देखा होगा, अब बाल काटने की बात, अब होम डिलीवरी हो रही है बाल काटने के लिए। हर एक चीज को कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, हो सकता है फ्यूचर में, अभी जिसे आप मौलिक अधिकार मानते हो, गवर्नमेंट उसे असंवैधानिक घोषित कर दे या उसे बैन कर दे। यह संभव है। तो पहली चीज, यदि वर्गीकरण आपने कर दिया कि यह व्यापार करना संवैधानिक है, यह व्यापार करना असंवैधानिक है, आपने वर्गीकरण कर दिया, तो पहली चीज, व्यक्ति उस व्यापार तक बंध जाएगा और फ्यूचर में परिस्थिति में परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। नंबर 2, भविष्य में व्यापार के नए उभरते स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यापार के नए उभरते नए स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती और न तो पहले उनका वर्गीकरण संभव है। जैसे कोरोना के कारण नए व्यापारों का उद्भव हुआ, अनेक पुराने व्यापार छूटते चले गए। देखो, तीसरी चीज हम बात करें, वर्गीकरण का क्यों विरोध करते हैं। यदि वर्गीकरण कर दिया गया तो सरकार को नियंत्रण लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो जो व्यापार परिभाषित होंगे कि ये व्यापार करना आपके लिए संवैधानिक है, उन व्यापारों को छोड़कर यदि उसे अलग कोई व्यापार किया जाएगा तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है और मौलिक अधिकारों को छीनना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। जैसे सरकार ने यह कहा कि आम का व्यापार करना आपका मौलिक अधिकार है, आम का व्यापार करना, पर उसने जूस की बात तो की ही नहीं। यदि आम के जूस का व्यापार करते हो तो सरकार हो सकता है उस पर प्रतिबंध लगा दे। हमेशा ध्यान दो, इसीलिए कुछ लोगों ने वर्गीकरण का विरोध किया। हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में हम एक लाइन, वस्तुतः, हमेशा ध्यान दो, वस्तुतः व्यापार की संवैधानिकता पर प्रश्न उठता है तो न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार है और अनुच्छेद 19 के 6 में युक्त प्रतिबंध की बात भी की गई है। आंसर क्लोज।
अब देखो, इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? हमेशा अनुच्छेद 19 के 1 के क को अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्ट करें। इसका मतलब ये 19 के 1 के क को अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं, ये किसकी बात करता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किसकी बात करता है? आजीविका, व्यापार का अधिकार। हमेशा ध्यान दो। एक चीज बताओ, आप विचार व्यक्त तभी करोगे जब आपका पेट भरा हो। पेट तभी भरा रहेगा जबकि आजीविका सुनिश्चित हो। आजीविका तभी सुनिश्चित होगी जब आपको व्यापार करने का अधिकार होगा। ध्यान दो, अनुच्छेद 19 के 1 का 6 बताता है वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। और बिना कारोबार के आपकी आजीविका सुनिश्चित नहीं होगी, और बिना आजीविका सुनिश्चित हुए आपकी का पेट नहीं भरेगा, और खाली पेट हम विचार को व्यक्त कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कि ये तभी सार्थक होगा जब ये सार्थक हो। इसे कहा जाता है, इसको हमेशा इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये अपूर्ण या अधूरा है। क्योंकि भूखे भजन ना होई गोपाला, तू आपन लीला कंठी माला। बात समझ में आ गई सबको? आंसर इस तरह ध्यान दे इस बात को। अनुच्छेद 19 के 1 के क को अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के साथ मिलकर पढ़ाना जाना चाहिए। स्पष्ट करें। अब एक चीज सोचो आप, ये प्रश्न, ये अनुच्छेद 19, अब नया टॉपिक है अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद 20 की बात हम लोग करेंगे पीटी में। अनुच्छेद 21 देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं, जैसा 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको समझना जरा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित ध्यान देने इस बात को। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, हमेशा जानो के बिना या अलावा किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। दो बातें, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये लिया गया जापान के संविधान से। पहली चीज, इसका मतलब यह है विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यह जापान के संविधान से लिया गया है।
जापान के संविधान से, और दूसरी चीज इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। और संविधान कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। पहली बात ध्यान दो इस बात को, यह हमारा संविधान कहता है। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया के बिना, इसका मतलब यह विधायिका कानून बनाकर किसी के जीवन को छीन सकती है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका मतलब यह है, हमेशा ध्यान दो कि अनुच्छेद जो 21 है यह कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि संविधान कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या चीज है कि विधायिका कानून बनाकर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है। इसका अर्थ यह है विधायिका इतनी पावरफुल है कि किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है, किंतु कार्यपालिका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका को कानून के निर्माण का अधिकार है ही नहीं। यह काम न्यायपालिका भी नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका को भी कानून के निर्माण का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल विधायिका के पास है, क्योंकि विधायिका को ही कानून के निर्माण का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि विधायिका कानून बनाकर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है। अनुच्छेद 21 मानता है यह। अब एक चीज सोचो जरा, हमेशा ये जो अनुच्छेद है ये कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसको समझो, बड़ा मजा आएगा। अब डिबेट शुरू हो न्यायपालिका को लेकर। हमेशा ध्यान दो, इस लाइन को हमेशा याद रखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब एक प्रश्न कि मुद्दा ये उठा, अनुच्छेद 21 ठीक है, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गोपालन विवाद, गोपालन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधायिका कानून बनाकर किसी को जीवन के अधिकार से वंचित कर सकती है, किंतु कार्यपालिका नहीं कर सकती। तो गोपालन विवाद में यह मुद्दा उठा, गोपालन विवाद का जो निष्कर्ष था कि विधायिका कानून बनाकर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से लेकिन गोपालनवाद में यह कहा कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकती। पूरी बात ध्यान देना, यह जो गोपालनवाद आया 1967 में आया, और गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधायिका कानून बनाकर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है, किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये गोपालनवाद में अनुच्छेद 21 में जितनी बातें थी संविधान निर्माण के दौरान, उसका केवल सपोर्ट किया गया। अर्थात गोपालनवाद का मतलब क्या होता है? इस वाद में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के विरुद्ध
संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 की बात करें, लेकिन मेनका गांधीवाद आया और मेनका गांधीवाद में स्थिति बदल गई। ध्यान देना, गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पर जब मेनका गांधीवाद आया तो मेनका गांधीवाद में स्थिति बदल गई। हम गांधीवाद की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मेनका गांधीवाद में स्थिति बदल गई। अब दो चीज होती है, इसने यह कहा कि अनुच्छेद 21 विधायिका एवं कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान दो इस बात को, बहुत मजा आएगा। मैंने क्या कहा, एक गोपालनवाद था और दूसरा है मेनका गांधीवाद है, दो वाद है। गोपालनवाद ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 विधायिका के विरुद्ध नहीं बल्कि कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधायिका कानून बनाकर किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, लेकिन कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकता। किंतु मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 विधायिका और कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात अब विधायिका भी, ध्यान दो, अर्थात अब विधायिका भी कानून बनाकर किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या चीज है, यह मेनका जो गांधीवाद था यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। याद रखना, जब गोपालनवाद आया तो गोपालनवाद में क्या था, विधायिका, इसको ध्यान से सुनिए इस बात को, विधायिका कानून बनाकर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है विधायिका। पूरी बात ध्यान देना, गोपालनवाद में क्या था, विधायिका कानून बनाकर किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। इसका मतलब यह था कि भारत की आम जनता का जीवन विधायिका की इच्छा पर निर्भर था। विधायिका जब चाहेगी कानून बनाकर किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर देगी। इसका मतलब यह कि विधायिका को निरंकुश बनने का पूरा अधिकार था और व्यक्ति का जीवन विधायिका के आगे तुच्छ था। इसका मतलब यह कि हम व्यक्ति का जीवन विधायिका की इच्छा पर निर्भर था। व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधायिका की इच्छा पर निर्भर थे। विधायिका जब चाहे लोगों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है। लेकिन जब मेनका गांधीवाद आया तो मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब विधायिका भी कानून बनाकर किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती। अब विधायिका भी नहीं कर सकती है। हमेशा याद रखना, अब विधायिका भी नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि मेनका गांधीवाद ने विधायिका की भूमिका को सीमित कर दिया। पहली चीज। नंबर 2, इसे मौलिक अधिकारों का अत्यधिक महत्व दे दिया। हमेशा ध्यान दो, एक तरह से इस मेनका गांधीवाद ने क्या किया, व्यक्ति के जीवन को प्राथमिक बना दिया। हमेशा इसलिए यह कहा जाता है कि मेनका गांधीवाद ने अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया। क्यों? क्योंकि इस वाद में यह कहा गया था कि विधायिका कानून बनाकर किसी भी कीमत पर किसी के जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। अर्थात जीवन छीनने का अधिकार जो पहले विधायिका के पास था, अब वो छीन गया। कितनी अच्छी बात थी। अब एक चीज सोचो,
यहीं तक मेनका गांधीवाद का केस नहीं रुका। इसी वाद में गरिमा में जीवन की बात की गई थी कि बेशक अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार तो देता है, जीवन का अधिकार तो देता है, लेकिन अनुच्छेद 21 में पहले गरिमा में जीवन की बात की ही नहीं गई, पर बाद में मेनका गांधीवाद में गरिमा में जीवन की बात की गई। कितनी अच्छी बात देखो जरा। फिर एक प्रश्न उठा, अब मजा आएगा, हमेशा ध्यान इस बात को। अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तब जब ये सारा मुद्दा चल ही रहा था, सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में चकमा शरणार्थियों की समस्या है। चकमा शरणार्थी की समस्या है। सरकार चकमा शरणार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। ध्यान दो इस बात को, ये जो सरकार है, सरकार चकमा शरणार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने चकमा शरणार्थियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि की गई कार्रवाई से चकमा शरणार्थियों की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन जाती है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को महत्व देते हुए चकमा शरणार्थियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया, संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया। आप सोचो, फिर मुद्दा उठा रोहिंग्या मुसलमान। हमेशा ध्यान दो, रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, बर्मा म्यांमार से आए हुए मुसलमान, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, म्यांमार में जब इनके विरुद्ध कार्रवाई होने लगी, उत्पीड़न भरी कार्रवाई, तो ये लोग बांग्लादेश और भारत भागकर आने लगे। अब सरकार इनके विरुद्ध कार्रवाई का मुद्दा उठाने लगी। दो मुद्दा उठा, एक सरकार का तर्क और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का तर्क। सरकार ने कहा कि इनका संबंध आतंकियों से है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने यह कहा, इसलिए सरकार ने इनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई पर बल देने की वकालत की। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और सरकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी के जीवन को छीन ले। आप सोचो जरा, इसीलिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनके विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई होती है, उससे उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन जाती है, तो वह कार्रवाई असंवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये आप सोचो जरा, मुद्दा यही उठा, राष्ट्र की सुरक्षा वर्सेस जीवन की स्वतंत्र सुरक्षा। सरकार ने कहा राष्ट्र की सुरक्षा प्राइमरी है, कोर्ट ने कहा जीवन की सुरक्षा प्राइमरी है। अंततः जीत सुप्रीम कोर्ट की हुई और रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को रोक दिया गया। दूसरा मुद्दा उठा, नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, सलवा जुड़ूम। नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, सलवा जुड़ूम, इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही थी और विशेषकर छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सलवा जुड़ूम को प्रमोट किया। नक्सलवाद काफी हद तक नक्सली मारे गए, नक्सलियों का विस्तार रुका, लेकिन यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
आखिर असंवैधानिक घोषित क्यों किया और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सलवा जुलूम कार्रवाई के कारण नक्सलियों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन जा रहे हैं और अनेक जो जनजाति समाज हैं उनका भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जा रहा है। इस कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राथमिक है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुलूम की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब एक चीज सोचो, जब ये मुद्दा चल ही रहा था तो फिर एक प्रश्न कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार तो देता है, हमेशा ध्यान दो, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है। तो प्रश्न ये उठा, यदि जीवन का अधिकार देता है तो क्या स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार है? तो क्या स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार है? जीवन का अधिकार मुझे मिला है, मैं जब तक चाहूं जीवन जी सकता हूं। जब मैं अपने जीवन से घुटन महसूस करने लगूं तो मुझे पूरा अधिकार होना चाहिए अपने जीवन को समाप्त करने का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है, अपनी तरह से जीने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। उस स्वतंत्रता में जब तक वो जीना चाहता है तब तक जीने का अधिकार है। वो चाहे तो जीवन को समाप्त भी कर सकता है। कोर्ट ने यह कहा, इसका मतलब है कुछ लोगों ने कहा स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या चीज है? यदि आप स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार नहीं देते तो आप जीवन जीने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और जीवन जीने के लिए बाध्य करना स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो मुद्दा यह उठा, क्या अनुच्छेद 21 के तहत स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार है या फिर नहीं है? अब देखो, कोर्ट का क्या कमाल का डिसीजन है। कोर्ट ने यह कहा स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में दो महत्वपूर्ण डिसीजन दिए। स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, यदि कोई व्यक्ति ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका इलाज असंभव है, तो फिर उसके नजदीकी पति, पत्नी, पिता या मां जो कुछ भी हो या पुत्र की अनुमति से स्वैच्छिक मृत्यु, यदि उनमें से कोई नहीं है तो निकट संबंधी, यदि वो भी नहीं है तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसकी अनुमति से स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है। और दूसरा दिशा निर्देश, यदि सगे संबंधी या डॉक्टर की परामर्श से स्वैच्छिक मृत्यु की बात की जा रही है तो संबंधित हाई कोर्ट से अनुमति ली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इसे ये देखा जाए, यूथेनेसिया, स्वैच्छिक मृत्यु की बात करें, अधिकार की बात तो की गई, पर उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। फिर एक मुद्दा उठा कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की बात तो करता है, और मेनका गांधीवाद में क्या कहा गया था? मेनका गांधीवाद में गरिमामय जीवन की बात की गई थी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो जब गरिमामय जीवन की बात की गई थी तो गरिमामय जीवन जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा वो सब कुछ मौलिक अधिकार का भाग है। जैसे हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गरिमामय जीवन की बात तो की गई है, और गरिमामय जीवन तभी संभव है जब वातावरण स्वच्छ हो। हमेशा वातावरण स्वच्छ हो, तो स्वच्छ वातावरण में जीने के अधिकार यदि मिल जाए तो गरिमामय जीवन संभव है। इसे देखा जाए,
न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए भारी या पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया। क्यों? ताकि दिल्ली का एटमॉस्फेयर क्लीन हो, ताकि लोगों का गर्मा में जीवन सुरक्षित रह सके। इसलिए यह कहा जाता है कि दिल्ली में डीजल चालित बसों को बंद करके सीएनजी चालित बसों को चलाने का आदेश दिया गया। आदेश क्यों दिया गया? ताकि लोगों का गर्मा में जीवन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, मेनका गांधीवाद में निद्रा का अधिकार भी गर्मा में जीवन के अधिकार है। निद्रा का अधिकार, मैं जिससे चाहूं विवाह कर सकता हूं। अंतरजाति विवाह करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। इसका मतलब है जिंदगी मेरी है, मैं जैसे चाहूं जीऊं। अंतरजाति अंतरधार्मिक विवाह करने का अधिकार भी मेरा अधिकार है। यह मुद्दा उठ गया और क्या कमाल का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लिखो इसको आप। लिखो आप। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अन्यथा नहीं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध है। परंतु विधायिका कानून बनाकर किसी के जीवन को छीन सकती है। पैरा चेंज करो। वस्तुता अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। न कि विधायिका के विरुद्ध।
विधायिका विधायिका कानून का निर्माण करके जीवन के अधिकार को छीनने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति का जीवन विधायिका की इच्छा पर निर्भर है। व्यक्ति का जीवन विधायिका के इच्छा पर निर्भर था। पूरी बात ध्यान देना। मैंने क्या बताया? मैं शेर हूं, आप मेमना हो। आपका जीवन मेरे ऊपर निर्भर है। आपका जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक मेरा पेट भरा हुआ है। यदि मुझे भूख लगी तो उस मेमने का जीवन खत्म। मैं विधायिका हूं, आप नागरिक हो। आपका जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक मैं कानून का निर्माण नहीं कर रहा हूं। और जब मैं चाहूंगा कानून का निर्माण करके आपके जीवन के अधिकार को छीन सकता हूं। इसका मतलब क्या चीज है? व्यक्ति का जीवन विधायिका की इच्छा पर निर्भर था। यदि व्यक्ति का जीवन विधायिका की इच्छा पर निर्भर था तो मान के चलो विधायिका को पूरा अधिकार था निरंकुश बनने का। लिखो आप इसको। एक बात याद रखना, यूपीएससी प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि विधायिका विधि बनाकर किसी के जीवन को छीन सकती है। शुक्रिया अदा करो कि विधायिका ने ऐसा कोई विधि नहीं बनाया, और जब विधायिका चाहेगी विधि बनाकर लोगों के जीवन को छीन सकती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। गोपालनवाद में इसी का समर्थन किया गया। लिखो आप, गोपालनवाद में उसी में गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। पैरा चेंज करो। परंतु मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 विधायिका एवं कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात विधायिका कानून बनाकर किसी व्यक्ति के जीवन को छीन नहीं सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए
तो मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने विधायिका की भूमिका को सीमित करके किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया। याद रखना, गोपालनवाद का डिसीजन कुछ और है, मेनका गांधीवाद का डिसीजन कुछ और है। हमेशा ध्यान दो, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पैरा चेंज करो, आप पैरा चेंज करो। मेनका गांधीवाद में गरिमा में जीवन पर भी बल दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निद्रा का अधिकार निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार तथा आजीविका का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब ध्यान देना इस बात को, मेनका गांधीवाद ने किस तरह अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया। पैरा चेंज करो आप। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मानव की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी गतिविधियों को असंवैधानिक मान लिया जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी के तहत न्यायालय ने
दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ पटाखा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश सरकार को दिया। पटाखा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश सरकार को दिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि पटाखा पर प्रतिबंध की बात की गई और कोर्ट ने सरकार से कहा कि पटाखे पर प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि पटाखा जलाने से दिल्ली का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और जब प्रदूषण बढ़ेगा तो गरिमा में जीवन खंडित हो जाएगा। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को, कोर्ट का क्या डिसीजन है और मेनका का अधिवाद ने किस तरह आर्टिकल 21 का अत्यधिक विस्तार कर दिया। फिर याद रखना, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे गतिविधियों पर को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिससे किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सीमित होती है। जैसे चकमा शरणार्थियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को सरकार ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही थी उसे भी कोर्ट ने घातक माना। यही नहीं बल्कि सलवा जुड़ुम की नक्सलियों के विरुद्ध की गई सलवा जुड़ुम की कार्रवाई को भी कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उद्देश्य क्या था? हर वह चीज असंवैधानिक है जिससे किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खंडित होती है। पैरा चेंज करो, लिखो आप। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की उन कार्रवाइयों को असंवैधानिक घोषित किया। जिससे जीवन की स्वतंत्रता खंडित होती है। जैसे चकमा शरणार्थी एवं रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को सरकार ने की गई कार्रवाई को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया।
साथ ही नक्सलियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सलवा जुड़ूम, ध्यान दो इस बात को, सलवा जुड़ूम को भी असंवैधानिक घोषित किया गया। असंवैधानिक घोषित किया गया। अब ध्यान देना इस बात को, अब एक प्रश्न, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है, यह जीवन का अधिकार देता है, तो क्या किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार देता है? यह मुद्दा उठा। पहले जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं था, लेकिन यह कहा जाए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। मुद्दा उठना शुरू हो गया, जीवन का अधिकार देता है, और जीवन का अधिकार का मतलब यह है कि मैं जिस तरह चाहूं जीवन जी लूं, मेरे जीवन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मैं जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र हूं, जीने का अंदाज मेरा अलग हो सकता है। तो बेशक जीवन मेरा है, जीने का अधिकार मेरा है, तो मैं जब तक चाहूं इस अधिकार का उपभोग कर सकता हूं। अर्थात कुछ विचारकों ने यह कहा कि आर्टिकल 21 जिस जीवन का अधिकार देता है उसमें स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। यूथनेसिया, वो चाहे तो अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। अब सोचो, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। दो महत्वपूर्ण बातें, जो व्यक्ति स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार मांगना चाहता है दी जाएगी, शर्त यह है उसके निकट संबंधी, मां बाप, पति पत्नी में से कोई एक की अनुमति चाहिए। यदि कोई नहीं है तो नजदीक के रिश्तेदार और दोस्त, वो भी नहीं है तो जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, डॉक्टरों की अनुमति चाहिए। और दूसरा गाइडलाइन, यदि निकट सहयोगियों ने अनुमति दी तो उसके अनुमति का अनुमोदन हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट, क्योंकि संभव है निकट संबंधी इस अधिकार का दुरुपयोग कर सके। सोचो, एक बेहतरीन गाइडलाइन। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि 21 में स्वैच्छिक मृत्यु का अधिकार भी है, लेकिन निर्धारित शर्तों के अधीन है। लिखो इसको, आप पैरा चेंज करो और लिखो, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किंतु स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में, स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जैसे
नंबर 1, स्वैच्छिक मृत्यु के संबंध में निर्णय या तो माता पिता या तो पति पत्नी या नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा लिया जाएगा। इनमें से सभी की अनुपस्थिति में ऐसा निर्णय निकटतम मित्र के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा भी लिया जा सकता है। तथा रोगी की देखरेख करने वाले रोगी की देख रेख करने वाले चिकित्सक द्वारा भी लिया जा सकता है। नंबर 2, यदि निर्णय निकटतम संबंधी या डॉक्टरों द्वारा लिया जाता है तो ऐसे निर्णय को संबंधित उच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। क्योंकि इसकी सदैव संभावना बन सकती है कि इसका इस्तेमाल अनैतिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाए या इसका दुरुपयोग अनैतिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाए या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अब एक चीज सोचो, अनुच्छेद 21 प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। लेकिन एक प्रश्न उठा, इसमें कहा गया था गरिमा में जीवन, और हमारी गरिमा में जीवन तभी संभव है जब राइट टू प्राइवेसी हो, राइट टू प्राइवेसी हो, निजता का अधिकार भी हो। पूरी बात ध्यान देना, स्वच्छ वातावरण भी हो। क्या कमाल की चीजें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। दो चीज हुई, अनुच्छेद 21 कहता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात, मेनका गांधीवाद में कहा गया गरिमा में जीवन की बात की गई। लेकिन गरिमा में जीवन तभी सुरक्षित होगा जब राइट टू प्राइवेसी हो, मतलब निजता का अधिकार हो। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई, और राइट टू प्राइवेसी गरिमा में जीवन को प्रमोट करता है, और स्वच्छ वातावरण की बात की गई है। अब मुद्दा ये उठा, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ध्यान देना, ये मुद्दा सबसे पहले उठा था, सबसे पहले 1975 में गोविंद वाद में उठा था। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद में पहली बार मुद्दा उठा था। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद में यह पहला मुद्दा उठा था, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार की बात की गई थी, एकांतता के अधिकार की बात की गई थी। पहली बार मुद्दा उठा था गोविंद वाद में। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू प्राइवेसी गरिमा में जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्यों? हमेशा ध्यान दो, कोर्ट ने यह कहा मैं किससे विवाह करता हूं, मेरे बच्चे क्या हैं, हमेशा ध्यान दो, मेरे जीने का जो तरीका है, मैं क्या खाता हूं, मेरा नंबर क्या है, मैं किससे शादी करता हूं, ये सब कुछ राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। हमेशा शिक्षा ग्रहण करने का एकांतता भी राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को महत्व दिया, और राइट टू प्राइवेसी का उद्देश्य क्या था, गरिमा में जीवन को सुरक्षित करना। हमेशा ध्यान दो, दो बातें में, मेरा विवाह, शिक्षा ग्रहण करने की एकांतता, बच्चे की बात करें, राइट टू प्राइवेसी। यदि ये कहा जाए हम कौमार की बात करें, कौमार परीक्षण, यह भी राइट टू प्राइवेसी। मेरा कौमार भंग हुआ या नहीं हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। एक मुद्दा उठा, पूरी बात ध्यान दो, एक मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में। विवाह के समय लड़के वालों ने यह कहा कि लड़की का कौमार सुरक्षित है या नहीं है। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कौमार परीक्षण के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। कौमार किसी व्यक्ति का प्राइवेसी है, और राइट टू प्राइवेसी सभी को उपलब्ध है। इसे कोर्ट ने कौमार के परीक्षण के लिए बाध्य करना असंवैधानिक घोषित कर दिया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसने, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ये राइट टू प्राइवेसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें की। पहली चीज, यदि लोक दस्तावेज और न्यायिक दस्तावेज पर कोई सूचना आधारित है तो राइट टू प्राइवेसी नहीं मिलेगी।
नंबर 2, लोक अधिकारियों को, आईएएस को, ऑफिसर को लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए राइट टू प्राइवेसी नहीं है। मीडिया उनकी आलोचना कर सकती है। इसका मतलब ये कि आप एक समान व्यक्ति हैं तो राइट टू प्राइवेसी है। आप आईएएस बन गए तो राइट टू प्राइवेसी नहीं है। आप कहां जाते हैं, किससे बातें करते हैं, किस तरह के कर्तव्य का अनुपालन कर रहे हैं, यह राइट टू प्राइवेसी नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ, राइट टू प्राइवेसी वर्सेज राष्ट्र की सुरक्षा। आगे जाकर के 9 न्यायाधीशों के बेंच ने राइट टू प्राइवेसी का पूरा विस्तार कर दिया। अगर राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठा, राइट टू प्राइवेसी का जब मुद्दा उठा तो यह कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी के मुद्दे ने मौलिक अधिकारों का विस्तार कर दिया। ध्यान देना। और राज्य की सीमा भी निर्धारित कर दी कि राज्य ये काम नहीं करेगा। और जब राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठा, निजता के अधिकार का मुद्दा उठा, तो फिर राज्य पर एक कर्तव्य आरोपित कर दिया गया कि राज्य राइट टू प्राइवेसी के लिए अपने नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करेगा, डेटा लीक न हो पाए। एक मुद्दा उठना शुरू हुआ कि राइट टू प्राइवेसी पे इतना जोर क्यों दिया गया? क्योंकि आज डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। प्रत्येक वस्तु का डिजिटलीकरण हो रहा है। आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ डिजिटल। तो आपकी सूचनाएं कभी भी चोरी हो सकती हैं। आपके आधार कार्ड का डेटा, और कुछ लोग उसे चुराकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे आंकड़ों की चोरी की संभावना बढ़ती जाएगी। परिणामतः लोगों की निजी सूचनाओं की चोरी होगी, और निजी सूचनाओं की चोरी होने से गरिमा में जीवन खंडित होगा। अब देखिए, जब उनका गरिमा में जीवन खंडित होगा तो आर्टिकल 21 खंडित हो जाएगा। इस कोर्ट ने यह कहा, आर्टिकल 21 को मजबूत करने के लिए राइट टू प्राइवेसी महत्वपूर्ण है। पर मुद्दा यह उठा कि राइट टू प्राइवेसी प्राइमरी है, राष्ट्र की सुरक्षा। कोई क्लैश होना स्वाभाविक है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कभी कभी आपकी सूचनाओं को वॉच किया जाएगा। यदि आपकी सूचनाओं को वॉच किया जाएगा तो उसकी प्राइवेसी खंडित होगी। इस पर विवाद, फिर एक मुद्दा उठना शुरू हुआ कि फोन टेप। यदि आप फोन को टेप करते हैं, फोन टेपिंग का इश्यू है। अक्सर देखा होगा, सांसद आरोप लगाते हैं कि सरकार उनके फोन को टेप करती है, रिकॉर्ड करती है। तो फोन टेपिंग का जो इश्यू बहुत तेजी से उठता जा रहा है, सरकार ने क्या कहा कि फोन टेप होगा। कुछ सांसदों ने कहा कि फोन टेप होने से राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो जाता है। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्तियों के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फोन टेपिंग के संबंध में एक गाइडलाइन डिसाइड की। किस परिस्थिति में कब फोन को टेप किया जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।